ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मेक इन इंडिया पर। ब्रेक पे जाने से पहले दो हमारे पैनलिस्ट ने ये मुद्दा उठाया कि आज का जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग में जाने से कतराता है। उनके लिए सॉफ्टवेयर, आईटी जैसे सेक्टर ज़्यादा लुभावने होते हैं। नागेश कुमार जी, आपने कभी इस पर स्टडी किया है क्या कि ग्लोबल ट्रेंड क्या कहता है और इससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ी बात जो सराफ साहब ने कही कि ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस हमें बनानी होगी, जिससे इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से लगे। बहुत मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स कुछ इंडस्ट्री का आइडिया या प्रपोजल लेके जाते हैं, उनको हर तरह की मदद की जाए कि इंडस्ट्री लगे। उसके बाद अगर ये ट्रेंड पिकअप होता है तो मुझे नहीं लगता कि जो यंग जो ग्रेजुएट्स आईआईटीज और आईआईएम से निकल रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग में अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो क्यों नहीं जाना चाहेंगे। अभी तक मैन्युफैक्चरिंग जो है एक नेग्लेक्टेड सा सेक्टर बन गया था, और कंसल्टिंग में और फाइनेंस में और मार्केटिंग में अच्छी ज्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज और पे पैकेट अच्छे थे, तो इसलिए वो वहां जा रहे थे। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग को आप इंसेंटिवाइज करेंगे और बहुत एग्रेसिव तरीके से हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अच्छे अवसर पैदा होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं वो उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको तो चैलेंज चाहिए, उनको चैलेंज चाहिए और अच्छे अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो क्वालिफाइड हैं और फिर अच्छा उनको पैकेज और चैलेंज मिल रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो उधर जाना शुरू करेंगे। और ये सब चीजें एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस की तरह से होती हैं कि जब अभी तक हम फाइनेंस की तरफ बढ़ रहे थे तो फाइनेंस में जाते थे, लेकिन एक ट्रेंड सेट होगा कि सेमीकंडक्टर के प्लांट्स में जाना एक प्रेस्टिजियस जॉब बनेगा उनके लिए, या ऐसे ही एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जाना एक प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो क्यों नहीं दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी उस तरफ जाने की। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई रीजन है, लेकिन हो सकता है मिस्टर जन्मेजय सिन्हा में है अनदर व्यू। तो यानी इनके पास आऊँगा। जन्मेजय सिन्हा जी, अभी जिस तरीके से आईटी सेक्टर में एक तरीके से स्लो डाउन की बात हम लोग कह रहे हैं, तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आपदा में अवसर जैसी बात तो नहीं है? देखिए, मैं एक लोग बात अब नया टैलेंट इधर आएंगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो सेक्टर बाउंड्रीज जो है ये घटे जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जो टॉप 7 कंपनीज मार्केट कैप के हैं ग्लोबली, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, ये मेटा, ये टेस्ला, इन लोग को आप देखिए, इसमें बहुत टेस्ला ऑटोमोबाइल कंपनी है कि टेक्नोलॉजी कंपनी। तो जो लोग टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, टेस्ला का जो हायरिंग हम स्टडी किए थे, 80% जो इम्प्लॉइज उन लोग लेते हैं वो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इधर उधर से लेते हैं। 20% जो है आइस से, जो इंटरनल कंजम्पशन इंजन से लेते हैं। तो ये जो भारी तब्दीली हुई है मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन में, तो कहीं नौकरियां अच्छी रहेंगी तो लोग खुशी से जाएंगे। अब ये अलग बात है कि ब्लास्ट फर्नेस में जो लोग जा रहे थे वो तो वर्कर होते थे, और उसमें जो ग्रेजुएट वगैरह है उतना उनको दिलचस्पी नहीं है वहां जाने के लिए। तो ये तो पहली बात मैं बोलना चाह रहा हूं। मगर आपने एक बात बोली थी जिससे मैं पूरा सहमत हूं। गेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया हो रहा है, इट इज गेटिंग इजियर, बट इट इज नॉट इजी। इट इज नॉट इजी। इतने आपने जो सही बात बोली कि राज्य सरकार से या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जब इंटरेक्शन होते हैं तो टाइम लगता है उसमें, और वो जो टाइम है वो बड़ी कीमती होती। तो हम लोग को कहीं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि कंपटीशन विल बी ऑन टाइम। जितना टाइम निकलता है उसमें हम लोग का कंपेटिटिव एडवांटेज निकल जाता है। सो इसको तो हम लोग को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। और एक दो जो चीज देख करके जो खुशी होती है कि अभी आप देखिए 4 साल में
MSCI इंडेक्स, जहां पहले इंडिया 14% पर होती थी और चाइना 44% पर होती थी, अब इंडिया 23% पे है, चाइना 21% पे, और सबसे ऊंचे स्थान पर इंडिया है। सो ग्लोबल फंड जो है इंडिया को अलग तरीके से देख रहे हैं। और ये तो एक ये जो एक इंडिकेशन है कि लोग बेट कर रहे हैं इंडिया पर। अब इसको ये है कि हम लोग ये बेट का एडवांटेज ले कैसे, क्या क्या करना है। मगर ये भी मानना पड़ेगा कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा जहाज है, तो उसको फ्रिगेट टाइप स्पीड पर नहीं डालना बड़ा मुश्किल होता है। और इसको सबको चीज को देखते हुए द फैक्ट कि हम लोग 2020 में 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थे और 2030 में 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होंगे, 3 गुना बढ़ा। ये तो बहुत कम देशों ने किया है ना, तो इसके तो फायदा होंगे। मगर जो स्पीड है, हम लोग सब चाहेंगे कि और तेज रफ्तार से चले। बिल्कुल यही सवाल शरद कुमार सराफ साहब ने शो के शुरुआत में ही कहा था, जब उनसे मैंने पूछा कि चीन में प्लांट लगाने में कितना टाइम लगा और भारत में प्लांट लगाने में कितना टाइम लगा। लेकिन एक मुद्दा जिस पे आप भी सहमत हैं जन्मेजय जी, वही सवाल लेकर मैं शरद कुमार जी के पास जाऊंगा कि केंद्र सरकार के स्तर पे जितने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कदम उठाए गए वो काफ़ी हद तक दिखने लगे हैं और उसका मापदंड भी है जो समय समय पर सरकार पब्लिश करती है। लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर ये नहीं दिखता है और इसका एहसास केंद्र सरकार को है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच में रैंकिंग की व्यवस्था शुरू की कि अलग अलग पैमाने पे बिजली का बिल देने में कितना समय लगता है, लाइसेंस देने में कितना समय लगता है। तो उस रैंकिंग के हिसाब से थोड़े बहुत कंपटीशन राज्यों के बीच में आपस में आए हैं कि हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो कॉम्पिटिशन है, जो सुधार थोड़ा बहुत आया है, वो ज़मीन पर दिख रहा है क्या शरद जी? ना, नहीं दिख रहा है ऑनेस्टली। अगर आप मेरा सही ओपिनियन पूछते हैं, दिल से पूछते हैं, तो मैं कहूंगा अभी नहीं दिख रहा है। अभी ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जो है ना, वो दिन प्रतिदिन बल्कि थोड़ा और ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है और ज्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहा है। जो कारखाने लगने चाहिए उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, कैपिटल कॉस्ट कम होना चाहिए, उसके बदले वो बढ़ता जा रहा है। और उसके कई कारण हैं जो अपने अलग से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इश्यूज काफी सारे हैं। और आप एकदम सही बोल रहे हैं कि उसमें राज्य सरकार का रोल सेंट्रल सरकार से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वही वो जमीनें देती है, वही वो प्रोजेक्ट को देखती है, वहीं पर वो इंसेंटिवाइज होता है। और जो बैकवर्ड एरिया बेनिफिट्स हैं और जो सरकार के बेनिफिट्स हैं, वो सब राज्य सरकार कंट्रोल करती है। और राज्य सरकार का कोऑपरेशन हमने बहुत समय से बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सरकारों से बात करके देखा, लेकिन किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। सब राज्य सरकार का कहना ये है कि हमें इसमें क्या मिलता है, हमारे सरकार को इसमें क्या है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट है, एक्सपोर्ट में, निर्यात में राज्य सरकार को क्या मिलता है। इस तरह का जो उनका एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड बदलना होगा। एटीट्यूड ही गलत है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत सरकारों में कंपटीशन किया है और वो रैंकिंग की है, उससे कुछ नहीं होगा। जो होना है वो अकाउंटेबिलिटी से होगा। देयर हैज टू बी एन अकाउंटेबिलिटी कि आज चाइना में, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, तो आज हम कोई चीज को अप्लाई करते हैं चाइना में, अगर वो 60 दिन में यस नो नहीं होता है तो उसको ये माना जाता है कि भाई परमिशन इज ग्रांटेड ऑटोमेटिकली। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई 60 दिन के अंदर अगर आपका मुद्दा हल नहीं होता है, हाँ, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। लटका के रखने में क्या फायदा। अगर आप ना बोलोगे तो मैं और कोई रास्ता निकालूंगा, और हाँ बोल दोगे तो मेरा काम हो जाता है। पर ये लटका के रखने वाला जो काम है ना, वो उससे जो नुकसान हो रहा है वो किसी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार, राज्य सरकार का एटीट्यूड चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
विनोद शर्मा जी, आप तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं सीआईआई के साथ, तो आप लोगों का सरकार के साथ लगातार बातचीत होती होगी। आप लोगों ने कभी इस मुद्दे को उठाया नहीं सरकार के साथ, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें हों? नहीं, बहुत बार उठाया और उसका कुछ रिजल्ट्स भी मिले हैं। सो ये ग्लास हाफ फुल वाली बात है। लेकिन जन्मेजय जी ने जैसे कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो रहा है, सेंट्रल में भी हो रहा है, कुछ हद तक कुछ स्टेट्स में भी हुआ। लेकिन याद रखिए कि हम ये जो मैन्युफैक्चरिंग हब का जो ताज है, वो जिससे लेना चाह रहे हैं उस देश का नाम है चीन। और चीन में उन्होंने, जैसा शराफ साहब भी सही बता रहे थे एग्जाम्पल, और हमने भी वहां पे एक फैक्ट्री चलाई, कि ये जो ये वहां पे होल ऑफ द गवर्नमेंट और होल ऑफ द इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि हमारा एक एग्जांपल है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत अच्छी एक क्लस्टर पॉलिसी बनाई। हम एक राज्य में गए, हमने कहा हम एक क्लस्टर पूरा अपने आप ही बना लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन आपको जानकर अच्छा होगा कि जो लैंड अथॉरिटी की जो आईएएस अफसर, जो वहां के एमडी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही वहां के इंडस्ट्री कमिश्नर भी हैं। उनका काम है इंडस्ट्री को बढ़ाना। तो उनसे सुबह जब हम मिलते हैं तो वो इंडस्ट्री सेक्रेटरी का, इंडस्ट्री कमिश्नर का हैट पहन के बैठते हैं वहां पे। वो कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विनोद जी, जो मांग रहे हैं आपकी जो मांगे बिल्कुल सही है, ये भी आपको एग्जम्पशन मिलना चाहिए, हमको ये भी करना चाहिए। दोपहर में जब उनसे मिलते हैं और वो उस लैंड अथॉरिटी के एमडी है उस समय, तो वो बिल्कुल एक अलग ही बात करते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरी लैंड अथॉरिटी का नुकसान हो जाएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया आपने। हाँ, तो ये नहीं दे पाऊंगा। तो हर एक आदमी इस देश में काफी हद तक नेशन बिल्डिंग में लगा हुआ है, लेकिन उसका जो अलाइनमेंट ऑफ पर्पस है, जो की रिजल्ट एरिया है, नोएडा अथॉरिटी जहां पे मेरी अपनी फैक्ट्री है, मैं कहूंगा वहां जो चेयरमैन है उनका काम है लैंड को और अच्छे रेट पे बेचना। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा आज कि कितनी फैक्ट्रीज वहां बंद हो चुकी हैं। सो चाइना में जिसके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा है, वहां पे उन्होंने उस सीईओ का, उस लैंड अथॉरिटी का काम ही ये दे दिया कि यार यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री है, कौन सा सेक्टर है, उस सेक्टर को कैसे बढ़ावा देना। आप अगर किसी भी चीन में एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला उन्होंने बहुत पहले से चलाया हुआ है, पिछले 20-30 साल से। आप उनके एलईडी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए तो कोई उनसे दुनिया में प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं कर पा रहा है कि मैं अगर एक फैक्ट्री लगा भी दूं और मैं सोचूं कि मैं एक देश का एक महीने में 1 मिलियन बनाऊंगा, वो तो 1 घंटे में 1 मिलियन बना रहे हैं सब मिलके, बिकॉज हर पार्ट वहां पे बन रहा है। और तो इसलिए, और इंडस्ट्री हमारी एक इंडस्ट्री की भी इसमें गलती है, जो आपने बात कही इलेक्ट्रॉनिक्स कमेटी की, वो एटलीस्ट हमारे सेक्टर में हमने कोशिश किया उसको हल करने का। इंडस्ट्री में भी हम कई बार डिवाइडेड होते हैं। कोई आदमी केवल ट्रेडर बनना चाहता है, वो केवल किसी चीज का ठप्पा लगा के उसको बेचना चाह रहा है। कोई उसकी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करना चाहता है, कोई उसके कंपोनेंट्स बनाना चाहता है। और हम जब गवर्नमेंट से जाते हैं तो कई बार हम 3 भाषाओं में बात करते हैं कि इस पे ड्यूटी लगे या ना लगे, एंटी डंपिंग लगवाएं या ना लगवाएं। तो यहाँ पर भी एक्चुअली एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल बढ़ता है कि वो एक सेक्टर को एक सेक्टर समझते हुए और ये दिशा तय करें कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में इस पे हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और एक उदाहरण आज का होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ऐसा ही। तो ये उसकी जो एक पॉलिसी बने, वो एक ऐसी पॉलिसी बने जो कि चीन ने करके दिखाया है। आज वो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ रहा है अपनी ईवी वाले सेक्टर में, और उससे हमको कुछ सीख लेनी पड़ेगी। सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड इंडस्ट्री को मिलकर ये तय करना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं अगले 10 सालों में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ना रहे, उसका काम रेगुलेटर का ना रहे, उसका काम एक फैसिलिटेटर का रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वो ना देखे कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हमारा बैलेंस शीट कितना मजबूत हो रहा है। आप सरकारी अथॉरिटी हैं तो आपका काम है कि आप इंडस्ट्री को बढ़ावा दीजिए। अब नोएडा में कई सारी फैक्ट्री आपने सही उठाया है, कई सारे फैक्ट्री के लिए लैंड ले रखा है, लेकिन उस लैंड की कीमत इतना ज़्यादा है, उसको सेंडर करने की परमिशन बहुत ईजिली नहीं है। लोग वहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर भी इसको देखना होगा। और एक और चीज़ जो है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो धारणा है वो बदलनी होगी कि अब हम डीप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं और जो बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं वो एक आदर्श स्थिति यहाँ पे साबित हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि राज्य स्तर पर कैसे इसको सुलझाया जाए, राज्य स्तर पर कैसे इन सब चीज़ों को देखा जाए, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। और फिलहाल आवाज़ अड्डा में इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।